साल था 1947। आजादी की सांस लेते हुए भारत आजाद हुआ। हिमालय के पार एक नया चीन भी क्रांति की राख से उभर रहा था। माओ त्से तुंग के नेतृत्व में 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बना। शुरू में इन दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच दोस्ती का माहौल था। हिंदी चाइनाई भाई भाई का नारा शुरुआती सालों में गूंजता रहा। भारत पीआरसी को मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक था, जो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के प्रति उसकी प्रतिबद्धता का प्रमाण था। ये शुरुआती साल उम्मीद और एक नए एशिया के साझा सपने से भरे थे, जो अतीत के साये से मुक्त हो। लेकिन इस भाईचारे के नीचे अनसुलझे मुद्दे थे। उपनिवेशवाद ने अस्पष्ट सीमाओं की एक जटिल विरासत छोड़ी थी। 1914 में ब्रिटिश प्रशासक हेनरी मैकमोहन द्वारा प्रस्तावित मैकमोहन रेखा भारत और तिब्बत के बीच की सीमा को दर्शाती थी। भारत ने इस रेखा को स्वीकार किया, लेकिन चीन ने इसे मानने से इनकार कर दिया और मैकमोहन रेखा के दक्षिण में, खासकर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी NEFA, जो आज अरुणाचल प्रदेश है, के बड़े हिस्से पर अपना दावा जताया। सीमा को लेकर धारणा में यह बुनियादी अंतर आने वाले वर्षों में विवाद का एक बड़ा मुद्दा बन गया। शीत युद्ध के बढ़ने से भू राजनीतिक स्थिति और जटिल हो गई। जैसे ही संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ वैश्विक प्रभुत्व के लिए एक वैचारिक लड़ाई में उलझ गए, भारत ने गुटनिरपेक्षता का रास्ता चुना। इस नीति के प्रबल समर्थक नेहरू ने एक ऐसी दुनिया की कल्पना की जहां भारत जैसे नए स्वतंत्र राष्ट्र किसी भी गुट में शामिल होने के दबाव से मुक्त होकर अपना रास्ता खुद चुन सके। हालांकि इस दृष्टिकोण की कई लोगों ने सराहना की, लेकिन इसने अपनी चुनौतियां भी पैदा की। तेजी से ध्रुवीकृत दुनिया में तटस्थता को अक्सर कमजोरी या अनिर्णय के रूप में गलत समझा जाता था। जैसे जैसे 1950 का दशक आगे बढ़ा, भारत चीन संबंधों की शुरुआती गर्माहट कम होने लगी, जिससे शक और अविश्वास पैदा हुआ। इस बढ़ती दरार के केंद्र में पश्चिमी हिमालय में एक ऊंचाई वाला रेगिस्तान अक्साई चिन्ह का मुद्दा था। चीन के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण, क्योंकि यह तिब्बत को झिंजियांग से जोड़ता था। अक्साई चिन्ह दोनों देशों के बीच विवाद की जड़ बन गया। भारत ने इस क्षेत्र को जम्मू कश्मीर की पूर्व रियासत का हिस्सा बताया, जबकि चीन ने प्राचीन व्यापार मार्गों और अतीत की अस्पष्ट सीमाओं के आधार पर अपने ऐतिहासिक दावे किए। 1950 के दशक के अंत में चीन द्वारा अक्साई चिन्ह के रास्ते एक सड़क के निर्माण ने आग में घी डालने का काम किया। झिंजियांग को तिब्बत से जोड़ने वाली इस सड़क ने भारत को चौंका दिया और इसे उसकी क्षेत्रीय संप्रभुता की घोर अवहेलना के रूप में देखा गया। सड़क की खोज से भारत में आक्रोश फैल गया। कई लोगों ने इसे दोस्ती का दावा करने वाले राष्ट्र द्वारा विश्वासघात के रूप में देखा। इस बीच तिब्बत की स्थिति ने पहले से ही तनावपूर्ण संबंधों में जटिलता की एक और परत जोड़ दी। 1959 में चाइनाई शासन के खिलाफ तिब्बती विद्रोह को बेरहमी से दबा दिया गया, जिससे दलाई लामा और उनके हजारों अनुयायियों को भारत में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। दलाई लामा को शरण देने के भारत के फैसले ने चीन को नाराज कर दिया, जिसने इसे सीधे अपमान और अपने आंतरिक मामलों में भारत के हस्तक्षेप के सबूत के रूप में देखा। भारतीय धरती पर दलाई लामा की उपस्थिति द्विपक्षीय संबंधों में लगातार अड़चन बन गई, जिससे दोनों देशों के बीच की खाई और गहरी हो गई। 1960 में दोनों एशियाई दिग्गज बढ़ते सीमा तनाव को कम करने के लिए कई राजनयिक प्रयासों में लगे हुए थे। हालांकि ये वार्ता अलग अलग धारणाओं और दावों की खाई को पाटने में विफल रही। मैकमोहन रेखा का मुख्य मुद्दा एक बड़ी बाधा बना रहा, जिसमें कोई भी पक्ष अपनी घोषित स्थिति से समझौता करने को तैयार नहीं था। भारत ने मैकमोहन रेखा की पवित्रता पर जोर दिया, जबकि चीन इसे ब्रिटिश साम्राज्यवाद का अवशेष मानते हुए इसे खारिज करता रहा। राजनयिक गतिरोध के बीच भारतीय नेतृत्व में बेचैनी की भावना पैदा होने लगी। विवादित सीमा पर चाइनाई सैनिकों की आवाजाही और बुनियादी ढांचे के विकास की खबरें अधिक बार और खतरनाक होती गईं। भारत सरकार शुरू में एक बड़े संघर्ष को भड़काने से हिचकिचा रही थी, ने फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाकर जवाब दिया। 1960 के दशक की शुरुआत में लागू की गई इस नीति में दोनों देशों द्वारा दावा किए गए क्षेत्रों में सैन्य चौकियां स्थापित करना शामिल था, जिसका उद्देश्य भारत की उपस्थिति का दावा करना और चाइनाई अग्रिमों का मुकाबला करना था।
हालांकि यह नीति भले ही दृढ़ प्रतीत हो, रणनीतिक रूप से त्रुटिपूर्ण साबित हुई। इसने पहले से ही कमजोर भारतीय सेना को कठिन इलाकों में फैला दिया, जिससे वे एक केंद्रित चाइनाई आक्रमण के प्रति संवेदनशील हो गए। टकराव का मंच तैयार हो गया था। अनसुलझे सीमा विवाद, गलत फहमियों, अविश्वास और तिब्बत की छाया से प्रेरित होकर हिमालय में एक टिंडर बॉक्स बन गया था। हिंदी चाइनाई भाई भाई का युग समाप्त हो गया था, जिसकी जगह संदेह और शत्रुता का माहौल आ गया था। ऐसा लग रहा था कि अजगर हलचल मचा रहा है। अक्टूबर 1962 दुनिया ने अविश्वास से देखा, क्योंकि भारत चीन सीमा पर सुलगता तनाव आखिरकार एक पूर्ण युद्ध में बदल गया। 20 अक्टूबर को पीपल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए ने दोतरफा हमला किया, जिससे भारतीय सेनाएं अचंभित हो गईं। पूर्वी क्षेत्र में पीएलए ने नमकाचू नदी क्षेत्र में हमला किया, जिसका उद्देश्य मैकमोहन रेखा के साथ भारतीय ठिकानों को हटाना था। साथ ही पश्चिमी क्षेत्र में चाइनाई सैनिकों ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए अक्साई चिन्ह की चिपचैप घाटी में प्रवेश किया। भारतीय प्रतिक्रिया कई कारकों से बाधित हुई। भारतीय सेना हालांकि आकार में बड़ी थी, इस परिमाण के उच्च ऊंचाई वाले संघर्ष के लिए बीमार, सुसज्जित और तैयार नहीं थी। कठिन इलाके और कठोर मौसम की स्थिति ने उनकी चुनौतियों को और बढ़ा दिया। शुरुआती चाइनाई हमले ने भारतीय युद्ध मशीनरी में स्पष्ट तार्किक कमजोरियों को उजागर किया। आगे की चौकियों तक आपूर्ति और सुदृढ़ीकरण धीमी गति से पहुंच रहे थे, जिससे भारतीय सैनिक लगातार चाइनाई अग्रिम के प्रति संवेदनशील हो गए थे। एकीकृत कमान संरचना की कमी और राजनीतिक नेतृत्व से स्पष्ट निर्देशों ने स्थिति को और बढ़ा दिया। फॉरवर्ड पॉलिसी, जिसका उद्देश्य चाइनाई आक्रमण को रोकना था, ने भारतीय सैनिकों को एक विस्तृत क्षेत्र में फैलाकर विडंबनापूर्ण रूप से पीएलए के हाथों में खेल दिया था। इससे पीएलए को अपनी सेना को केंद्रित करने और भारतीय सुरक्षा में अंतराल का फायदा उठाने की अनुमति मिली। जैसे जैसे पीएलए ने लगातार लाभ कमाया, नई दिल्ली में अलार्म की भावना व्याप्त हो गई। चाइनाई आक्रमण के शुरुआती झटके ने एक गंभीर एहसास को जन्म दिया। भारत उस युद्ध के लिए बहुत कम तैयार था जो उस पर थोपा गया था। 1962 का भारत चीन युद्ध दो प्रमुख मोर्चों पर लड़ा गया। लद्दाख में पश्चिमी क्षेत्र और अरुणाचल प्रदेश में पूर्वी क्षेत्र। प्रत्येक मोर्चे ने अनूठी चुनौतियां पेश की और विभिन्न रणनीतियों की आवश्यकता थी। पश्चिमी क्षेत्र में हिमालय के कठोर, उच्च ऊंचाई वाले इलाके में भीषण लड़ाई देखी गई, जबकि पूर्वी क्षेत्र में घने जंगल और खड़ी पहाड़ी दर्रे शामिल थे। इन विपरीत वातावरणों ने दोनों पक्षों के सैनिकों के लचीलेपन और अनुकूलन क्षमता का परीक्षण किया। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, संघर्ष की जटिलता गहरी होती गई। प्रत्येक मोर्चे पर अपने स्वयं के भयंकर मुठभेड़ों और रणनीतिक युद्धाभ्यास का अनुभव हुआ। 1962 के भारत चीन युद्ध ने दुनिया भर में सदमे की लहरें भेज दी। देशों ने संघर्ष पर बारीकी से नजर रखी। कुछ ने भारत के लिए समर्थन व्यक्त किया, जबकि अन्य तटस्थ रहे। शीत युद्ध में लगे संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ ने खुद को एक नाजुक स्थिति में पाया। अंतरराष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया ने उस समय की भू राजनीतिक जटिलताओं को उजागर किया। 21 नवंबर 1962 को चीन ने एकतरफा युद्ध विराम की घोषणा की, जिससे शत्रुता का अंत हो गया। हालांकि युद्ध विराम रेखा ने कई क्षेत्रों को चाइनाई नियंत्रण में छोड़ दिया, जिससे स्थायी तनाव पैदा हो गया। युद्ध के बाद भारत ने अपनी रक्षा रणनीतियों और विदेश नीतियों का पुनर्मूल्यांकन किया, जिससे महत्वपूर्ण सैन्य सुधार और अंतरराष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि हुई। संघर्ष ने सैन्य तैयारी और राजनयिक चैनलों के महत्व को रेखांकित किया। भारत ने अपने सशस्त्र बलों को मजबूत करना शुरू कर दिया और भविष्य के संघर्षों को रोकने के लिए गठबंधन बनाने की मांग की। सीमा विवादों को शांतिपूर्वक हल करने के लिए राजनयिक प्रयास तेज कर दिए गए। हालांकि युद्ध की छाया बाद की बातचीत पर मंडरा रही थी। 1962 के भारत चीन युद्ध की विरासत आज भी कायम है। इसने भारत की रक्षा नीतियों को नया रूप दिया और इसके अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर गहरा प्रभाव डाला। संघर्ष से सीखे गए सबक
इस क्षेत्र में रणनीतिक सोच और सैन्य योजना को प्रभावित करते रहते हैं। युद्ध दोनों देशों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय बना हुआ है, जो भू राजनीतिक संघर्षों की जटिलताओं और परिणामों की याद दिलाता है।